नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीएसपी की सुप्रीमो, आजकल यूपी की सीएम और कल शायद हिंदुस्तान की पीएम बहन मायावती। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आखिर आप दलित की बेटी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए शुरू हो ही गया। दलित की बेटी के साथ साथ मैं हिंदुस्तान की बेटी भी हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जब से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ और खास तौर से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जो आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है, जब मुझे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाने का मौका मिला है, तो मैंने चारों बार उत्तर प्रदेश में अकेले दलितों के लिए ही नहीं बल्कि सर्व समाज के हितों के लिए कार्य किया है। आपने जैसे कहा कि दलित की बेटी को प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए, इसलिए बीजेपी और यूपीए के सबने गठन में मिल करके एक षड्यंत्र लड़ा आपके साथ। ये तो सब आप लोगों ने देखा है, पूरे मुल्क ने देखा है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि जिस प्रकार से मैंने उत्तर प्रदेश की जनता को बेहतरीन गवर्नमेंट दी है, तो उनको ये मालूम है कि यदि केंद्र में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बन जाती है और मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन जाती है, तो फिर ऐसा ना हो जाए काफी लंबे अरसे तक इनको इंतजार करना पड़े दोबारा सत्ता में आने के लिए, केंद्र की सत्ता में आने के लिए। इसलिए उनको लगा कि एक बार यदि केंद्र में आ गई तो फिर हमारी लंबे अरसे तक, बरसों तक हमारी छुट्टी हो जाएगी। पर मैं आपकी बात मान गया, आपने कहा कि ये सब देख के क्या आपको लगता कि ये प्रधानमंत्री बनने देंगे आपको? जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी आगे बढ़ रही थी और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की जब बात उठी थी तो यही सवाल उस समय भी पूछा जा रहा था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और मैं ये समझती हूँ कि एक ऐसा वक्त आएगा कि हमारे देश में देश की जो चाहत है, सर्व समाज की जो चाहत है, और उसमें भी जो मेरे समाज के लोगों की चाहत है, खास तौर से जो दबे कुचले लोगों की चाहत है, ये सब लोगों की चाहत है कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बननी चाहिए। तो जब मैं कोई रोक नहीं सकता, ये जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, तो मैं समझती हूँ कि एक दिन जरूर आएगा कि केंद्र में भी हमारे लोगों का सपना इस मायावती के माध्यम से पूरा होगा। मतलब आपको लगता है कि कोई भी आपको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता, समय की बात है केवल। जब उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं कोई रोक पाया सीएम बनने से, तो मुझे केंद्र में कौन रोक पाया? पर आप उसके बाद सवाल जरूर कि आपको रोक नहीं पाएगा कि प्रधानमंत्री, पर आप क्या सरकार चला सकती हैं कि नहीं, ये भी सवाल उठेगा। यही सवाल उत्तर प्रदेश के बारे में भी था, लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से लेकर अब तक जिन भी पार्टियों की सरकारें बनी हैं, तो उन सरकारों की तुलना यदि मेरी सरकार से की जाए तो आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर आप लोग उत्तर प्रदेश के आम जनता से पूछें तो उत्तर प्रदेश के आम जनता आपको यही कहेगी कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी पार्टियों की सरकारें बनी है, उनमें बेहतरीन सरकार जो दी है वो कुमारी मायावती ने दी है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में। तो आपके पास एजेंडा है? क्यों नहीं, देश को चलाने का जरूर है, पर सरकार चलाने के लिए कोई आर्थिक नीति चाहिए। आपकी आर्थिक नीति क्या है? कि मैं अगर सवाल सीधा पूछूं कि प्राइवेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, जो चल रहा है आर्थिक सुधार जो चल रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे 1991 से, उनके आप विरोध में हैं या उनके साथ में हैं? हमारी जो पार्टी है वो निजीकरण के खिलाफ नहीं है ना, लेकिन निजीकरण करते समय हम उत्तर प्रदेश की तरह जब केंद्र में हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश की तरह केंद्र में भी नेशनल लेवल पर इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे
इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में व जिंदगी के अन्य और पहलुओं में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो जब सरकारी कोई भी कार्य या विभाग उसका निजीकरण किया जाएगा, तो निजीकरण करते समय तो जो उनको आरक्षण मिल रहा है तो वो आरक्षण हम निजीकरण करते समय जरूर देंगे, और ये व्यवस्था हमने उत्तर प्रदेश में की है। ठीक है कि प्राइवेट सेक्टर को जो भी आपने दिया, हाँ, जो वहाँ लागू होता है वहाँ भी लागू। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ इस मामले में हम बैकवर्ड क्लास का भी ध्यान रखेंगे और माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखेंगे, और अपर कास्ट में जो आर्थिक तौर पर गरीब लोग हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ मैं अपर कास्ट समाज के बारे में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने एक बार नहीं अनेकों बार केंद्र की सरकार को ये चिट्ठी लिखी है कि इस देश के अंदर अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, आर्थिक आधार पर जो गरीब लोग हैं, उनको भी आर्थिक आधार पर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट कर सरकारी नौकरियों में उनको भी आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि ये लोग भी आर्थिक मामले में मुख्य धारा से जुड़ सके। दूसरी बात जो आती बार में, जब परमाणु नीति के ऊपर आपने सबके साथ मिलकर के विरोध किया, अगर आप प्रधानमंत्री होती, जो परमाणु नीति आपको लगता है इसके अंदर लोगों को कहना कि बिजली मिलेगी सस्ती, आपने विरोध किया तो आपके खिलाफ नारा लगेगा कि मायावती ने सस्ती बिजली लाने से सरकार को रोकने की कोशिश की। आपके पहले तो मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो बड़े पैमाने पर प्रचार किया है कि परमाणु से हमारे देश में बिजली सस्ती मिलेगी, ये बिल्कुल तथ्यहीन, गलत है और बिल्कुल एकदम झूठा है। आपके नेतृत्व में सरकार अगर बन गई, हाँ, तो आप इस ट्रीटी जो हो रही है, जो पास हो जाएगी, इसको आप कैंसिल कर देंगे? फिर आप इस डील के पीछे जो काफी भ्रम बना हुआ है, सही तथ्य देशवासियों के सामने स्पष्ट नहीं किए गए हैं। ये भी हमको जानकारी मिली है कि इस डील करते समय अमेरिका ने ये शर्त रखी है भारत के ऊपर कि जो भी अमेरिका के हिसाब से, मान लीजिए अमेरिका किसी मुल्क के ऊपर वो अटैक करता है, मान लीजिए ईरान के ऊपर करता है, तो इंडिया को अमेरिका का साथ देना होगा। तो इस किस्म का जो पिछलग्गू इंडिया को बना दिया गया है, ये जो इस किस्म की जो गुलाम बनाने वाली शर्तें रखी गई हैं, तो मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। उस डील से अपने इंडिया में किसी विशेष मजहब को मानने वाले लोगों की भावनाओं को तो ठेस नहीं पहुंच रही है। आप तो आज मजहब के ऊपर आगे, फिर डील के ऊपर नहीं, मजहब नहीं, आपने इसका विरोध किया ना डील का? नहीं, हमने विरोध किया, पढ़ लिख के विरोध किया होगा आपने, पढ़ लिख कर विरोध किया, क्योंकि ये जो डील है ये ठीक नहीं है। जो इसमें जो भी मुद्दे सही होंगे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो गलत होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो क्योंकि लेफ्ट के साथ आपका समझौता है, लेफ्ट वाले हम इस डील से, जिस तरीके से ये डील की गई है, इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं, आप तो डील का अभी तक यही हम इस डील का विड्रॉ करेंगे नहीं, इसको दोबारा से जब ये आएगा रीनेगोशिएट करेंगे कि नहीं, उसके बारे में रीथिंक करेंगे। आजकल लगता है कि देश हित की परिभाषा पार्टी के हिसाब से बदलती जा रही है। आपका देश हित कैसा है मैं पूछूंगा, छोटे से एक ब्रेक के बाद पूछूंगा। पर आप सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती से। आप बार बार जातियों का नाम ले रही हैं। प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के ऊपर जो आपके ऊपर एक चार्ज लगता है, जो विरोधी दल आपको गिराना चाहते हैं, वो कहते हैं आपकी नीति सिर्फ जातिवादी है, जात से बांटना, जात से बंटवारा करना, जात के नाम पर सब कुछ खड़ा करना। तो प्रधानमंत्री के लिए ये सब ठीक रहता है क्या? ये उन पार्टियों के नेता लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने इस देश में जातिवाद को बढ़ावा दिया है और अभी तक जाति के आधार पर पॉलिटिक्स की है, राजनीति की है। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है तो जो इस देश में जातिवाद को खत्म करके, अर्थात सर्व समाज में सामाजिक भाईचारा पैदा करके समाज को एक सूत्र में जोड़ना चाहती है। पर आपने जो एक यूएनपी के अपने लीडर बनी है, आपको एकदम सडनली उनको लगा कि बहन मायावती, मैं उनकी लीडर, मैं बीएसपी की लीडर हूँ। पर आप तो राष्ट्रीय नेता हैं। यूएनपी अलग है, 10 पार्टियां उसके अंदर, नहीं लेफ्ट पार्टियां अलग है। और उन्होंने मेरे बारे में कहा जो पीएम बनने की जो उन्होंने बात कही, उनका तो मैं बार बार उनका मैं वेलकम करती हूँ, उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ मैं।
नहीं कहा जी, सवाल है कि हर पार्टी के नेता जैसे चौटाला साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, टीआरएस वाले हैं, ये सब बड़ी जातियों के नेता हैं, उसमें ये बहन मायावती कहाँ फिट होती हैं? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बहन मायावती ने कुंभा जोड़ा। लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को बीएसपी की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़ा ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट, बहुजन, वीकर सेक्शन के साथ साथ बैकवर्ड क्लास के साथ साथ माइनॉरिटीज के साथ साथ अपर कास्ट को पार्लियामेंट और असेंबली में भी जिताकर भेजा है। और जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो वहां पर सर्व समाज को मिनिस्ट्री में भी उनको तो एक बात है कि आपके पास वोट है, तो इसलिए आपके पास नारा है, आपके पास ये मालूम है कि मायावती जातिवादी नहीं है, वो सर्व समाज को लेकर चल रही है। आपके पास 80 सीटों की प्रदेश है, तो आपके सारे शायद उनकी भी नैया पार हो जाएगी, ऐसा ही लगता है आपको? और उसके बाद छोड़ देंगे आपको? नहीं, इस बारे में ये ही नहीं तो यूपीए में, एनडीए में और भी बहुत से घटक दल हैं, तो जो बीएसपी की तरफ जिनकी नजरें हैं, बीएसपी की विचारधारा और नीतियों से वो काफी प्रभावित हो रहे हैं, एक ऐसा समय आएगा कि बड़े पैमाने पर यूपी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी हमारे पास जुड़ेंगे, आपको हमारे साथ आ जाएंगे। अभी तोड़फोड़ होनी है अभी आपकी। मैं समझती हूँ कि मैं नहीं तोड़फोड़ करना चाहती, मैं तोड़फोड़ के हमेशा खिलाफ रहती हूँ। यदि कोई हमारे पास आ जाए तो हम उनका वेलकम करते हैं, करेंगे आप। तो उनको हम बनाएंगे। यूएनपीए के तो 270 आदमी आने से रहे, आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा या आपको लेफ्ट बीजेपी का सहारा लेना पड़ेगा? जिस तरीके से कांग्रेस दलित की बेटी बिना कांग्रेस बिना बीजेपी के प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वर्तमान में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं और ऐसे हालातों को रहते हुए जब देश में लोकसभा का आम चुनाव कुछ ही महीनों के अंदर होने वाला है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग और बीजेपी एंड कंपनी के लोग ये 200 के अंदर ही सिमट जाएंगे, बाकी 340 होंगे। तो जब बाकी 340 होंगे तो फिर मुझे ना कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों की जरूरत पड़ेगी ना बीजेपी एंड कंपनी। मायावती जी, लगता है कि जिस तरह की कॉम्बिनेशन चल रहा है, जिस तरह के कोएलिशन अपॉर्चुनिटी देखा आपने, लोगों को पैसे दिए गए, वहां पर पार्लियामेंट के पटल पर लोग नोट लेकर के आए, खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है लोकसभा के अंदर, खास तौर से जो नोटों की गड्डियां रखी गई और जिस तरीके से सांसदों की खरीद फरोख्त की गई है, उनको डराया गया, धमकाया गया है, तो ये हमारे देश में लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। पर जो मैंने इसकी तो जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतनी ही कम। टेप पब्लिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं समझती हूँ उसको तो करना चाहिए। मैं आपसे आतंकवाद की बात कर रहा हूँ कि आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन देश का इस वक्त है, तो आप किसको दोषी मानते हैं इसके? अपील जो जिसको बोलते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट है, या जिहादी लोग हैं, या कमजोर सरकारें हैं, या कोई कानून नहीं है? आतंकवाद को हमें राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं, इनको आपस में मिलकर ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए तो ताकि आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। उसके लिए कोई कानून तो होना चाहिए ना। पोटा आपने खत्म करा दिया, आप भी पोटा के खिलाफ हैं। मैं ये समझती हूँ कि केंद्र और राज्यों को सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। पोटा नहीं, और भी बहुत से कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे मौका बना हुआ महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात की सरकार कानून बनाना चाहती थी, उसको बनाने नहीं दिया। इस किस्म का कानून हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी बनाया था, लेकिन वो अभी लटका पड़ा हुआ है, उसको केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। तो आपका कहना चाहिए कि केंद्र की सरकार कानून मामले में कमजोरी पड़ रही है ना? कमजोर भी पड़ रही है और जो हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो भी बराबर सुरक्षित नहीं है। आतंकवादी देश में वो कहाँ से आ रहे हैं? ये बोलते हैं कि ये लोग बाहर से आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? तो वो कोई वीजा लेकर तो नहीं आ रहे हैं, इलीगल तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखे। पर एक बात बताओ, सुप्रीमो वर्ड जो ना आपके लिए बहुत पॉपुलर है, सुप्रीमो जो होता है, कई बार बाल ठाकरे को सुप्रीमो बोलते हैं, जयललिता को सुप्रीमो बोलते हैं, आपको सुप्रीमो, ये थोड़ा प्रजातांत्रिक वर्ड नहीं है, डिक्टेटरशिप का वर्ड है। तो उसमें आप विश्वास रखते हैं डिक्टेटरशिप में क्या? ये नाम तो
मैंने नहीं दिया, ये तो आप ही मुझे बार बार सुप्रीमो कह रहे हैं। सुप्रीमो कह के बुला रहे हैं। ये तो आप अपने आप से क्यों आपके लोग कहते हैं इसलिए हम कह रहे हैं ना, हम तो आपके लोगों मैं नहीं कहती, आप कहते हैं, आप जैसे लोग कहते हैं। हाँ। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी में विश्वास रखती हूँ। जो सब लोग चाहेंगे उसी में मैं यकीन रखती हूँ। क्योंकि कई बार जो आपके जो खिलाफ चार्ज लगाए जाते हैं बहुत बार कि ये दलित की देखो कि बेटी इतनी अमीर है, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी एक दिन, क्या आपके पास 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 95 प्रॉपर्टीज हैं, कि दलित की बेटी इतनी अमीर हो गई कुछ सालों के अंदर। सीबीआई ने जो भी माननीय अदालत में एफिडेविट दाखिल किया है वो टोटल फर्जी है। जब इस मामले को लेकर हमारे तरफ से हमारा वकील जब पक्ष रखेगा, सही तथ्य देशवासियों के सामने आ जाएंगे। पर आपको चार्ज तो लगाते हैं ना, क्यों, किस वजह से लगाते हैं? अभी चार्ज तो जो ज्यादातर जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं तो वो केवल पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की वजह से, क्योंकि चाहे पूर्व में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही हो या वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही हो, ये जो ताज प्रकरण मामला है या इसकी आड़ में और भी जो मामले बनाए गए हैं, तो ये केवल मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए बनाए गए हैं। पर आप देखते हैं कि अब तो अमर सिंह जी सरकार में आ गए, किस्म से इनडायरेक्टली रिमोट कंट्रोल उन्हीं का होगा, उससे आपको खतरा तो बढ़ गया होगा। मुझे तो कोई खतरा नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को जरूर घुटन महसूस हो रही है, उसको जरूर आज नहीं तो कल श्री अमर सिंह से जरूर खतरा होगा। आपको उनसे कोई खतरा नहीं है? अमर सिंह जी से मुझे क्या खतरा? आपकी सरकार, कमजोर लोगों से, मरे हुए लोगों से मुझे क्या खतरा होगा? आपको खतरा है किससे? मैं पूछूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद, और आपसे पूछूंगा 5 तीखे सवाल। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं बहन मायावती जी से। तो आप कितना काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, फिट रहती है एकदम बिल्कुल। आप एक्सरसाइज क्या जिम में जाती हैं कुछ? नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मुझे समय नहीं मिलता एक्सरसाइज। तो फिट कैसे रहती है फिर आप? बस काम में लगी रहती हूँ। तो खाने पे कंट्रोल है आपका? जो मिल जाता है खा लेती हूँ। मैं आपसे अब 5 सवाल पूछूंगा, तो एक लाइन का जवाब देना। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जातिवाद है, जो गैर बराबरी है, जो छुआछात है, वो इस देश में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आपके सबसे अच्छा दोस्त? कि जिस दिन सर्व समाज सामाजिक भाईचारे के आधार पर जुड़ जाएगा, ये मेरा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और सबसे बड़ा दोस्त। देश में अभी तक 14 प्रधानमंत्री हुए हैं, आपको सबसे अच्छा कौन लगा? यदि मुझे कोई भी प्रधानमंत्री अच्छा लगा होता तो हमें फिर अलग से बीएसपी बनाने की क्यों जरूरत पड़ती? सारे एक ही थैली के चट्टे बनते। आप फिल्में देखती हैं कि नहीं? नहीं, मैं कोई फिल्में नहीं देखती। आज तक नहीं देखी आपने? नहीं, ऐसे मुझे अभी कुछ याद नहीं ना, मैं फिल्मों का देखने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। हाँ, मैं समाचार जरूर देखती हूँ। अच्छा, फिल्म अगर आपको हीरोइन कोई अच्छी लगती है, नाम जिसका अच्छा लगता है आपको? नहीं, मैं इन चक्करों, जब मैं फिल्म देखती नहीं तो मैं इन चक्करों में कैसे बता दूं कौन सी हीरोइन कैसी? तो आपको खाना तो अच्छा लगता है, खाती तो होंगी? हाँ, खाना। कौन सा खाना? बिना खाए हुए तो जिंदा कैसे रहेगी? कौन सा खाना अच्छा लगता है? खाना तो मुझे ज्यादातर वेजिटेरियन ही अच्छा। और उसमें भी जो हरी सब्जियां हैं, दाल है। वैसे अगर ट्रैवल करना पड़े एज ए टूरिस्ट, सबसे अच्छा देश कौन सा है जहाँ टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ जाना पसंद करेंगी आप? तो देश के अंदर जो भी हरा भरा इलाका होगा, जो जहाँ पे कुदरती वातावरण होगा, वो एरिया मैं ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं नेचर से बड़ा लगाव रखती हूँ। नेचुरल स्पॉट पे जाना पसंद है? नेचर से मुझे शुरू से लगाव है। पॉलिटिकल विलन आपको कौन लगता है देश के अंदर है? कोई है कि नहीं? अमर सिंह है या कोई और है? इस किस्म के लोगों की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है, तो आप नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का? वो तो आपने खुद ही नाम ले दिया, तो मुझे क्या नाम लेना है? चलिए, मैं आपसे नाम नहीं पूछा, आपने कह दिया। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक।